नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास के अध्याय 3 का है वो अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज हमारे अध्याय 3 का नाम है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का हमें वो अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। यह एक प्राचीन साम्राज्य माना जाता है और इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और पूर्व अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा है वो शामिल था। इस अध्याय में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया, संवारा और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे। हम देखते हैं कि साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं की वैभव से संपन्न था। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी और वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर थी और जिसकी वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय में पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बन रहा था। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ और उसने इसकी शहरी तथा धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया। रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है और इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर क पाठ्य सामग्री, नंबर ख प्रलेख या दस्तावेज और नंबर 3 भौतिक अवशेष। पाठ्य स्रोतों में शामिल हैं समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास जिसे वर्ष वृत्तांत कहा जाता था, क्योंकि ये वृत्तांत प्रति वर्ष लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि और दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपायरस पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी हुई पांडुलिपियों के रूप में प्राप्त होते हैं। अर्थात पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज और भौतिक अवशेष ये जो है ये उस समय दस्तावेजी स्रोतों के रूप में मुख्य तौर से उत्कीर्णित थे। अभिलेखों या पेपायरस पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियाँ भी स्पष्ट रूप में मिलती हैं। उत्कीर्ण अभिलेख आम तौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे और इसलिए वे नष्ट नहीं होते थे। अर्थात रोम साम्राज्य के बारे में जो स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं वो स्रोत विशेष तौर से पत्थर के ऊपर खुदाई करके लिखे जाते थे।
इसलिए वे नष्ट नहीं होते थे और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातीनी में पाए गए हैं। पेपाइरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री है वो तैयार होती थी। तो जो पेपाइरस का जो पौधा है ये नील नदी के किनारे उगता था और इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था और हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपाइरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं और पेपाइरोलॉजिस्ट यानी पेपाइरस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल हैं जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण के जरिए अपनी खोज में मिलती हैं। जैसे हम देख सकते हैं इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान और यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य, इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। अर्थात जो इमारतें हैं, स्मारक हैं, अवशेष हैं या उस समय में खुदे हुए पत्थर के ऊपर के लेख हैं, वो हमें उस समय की जानकारी प्रदान करते हैं। इन जानकारियों को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन कितनी अच्छी तरह इतिहासकार इन स्रोतों के तथ्यों में अंतर संबंध बनाता है, यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। अब देखिए, तो इस आधार पर हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानने का पता है वो लगा था। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था और ये 2 सशक्त साम्राज्य रोम और ईरान के पास थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे थे। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग रहती थी। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख है वो करते रहेंगे। तो यानी इस तीनों महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य अर्थात रोम साम्राज्य के बारे में हमें वो अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, ये 2 साम्राज्य रोम और ईरान थे। ईरान और रोम के जो लोग हैं वे आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे और उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे और उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं हम रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी अध्ययन है वो करेंगे। इसी तरह यदि इसी पेज नंबर 59 पे मानचित्र दिया गया जिसमें यूरोप और अफ्रीका है, अगर हम इस पर नज़र डालें तो देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है और यह उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था और रोम का
भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था और दक्षिणी सीमा सहारा नाम अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे और इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग ता चीन कहा करते थे। अब देखते हैं रोमन साम्राज्य के बारे में, आरंभिक काल के बारे में। तो देखिए, रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण है वो कहा गया था। और इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। दो महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था और इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे और इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लैटिन तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिम भाषा के लोग लातिनी बोलते थे और लिखते थे और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया यानी जो कि लातिन भाषा थी और सायर नायका यूनानी भाषा के बीच से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते हो और कोई भी भाषा बोलते। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में राज्य स्थापित किया था जिसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है याद रखना कि प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि ऑगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक लातिनी भाषा में प्रिंसेप्स था, निरंकुश शासक नहीं था और सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सेनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था।
वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्गों यानी रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। अर्थात शासन चलाने के लिए उसने एक सेनेट यानी जिसको अपन कह सकते हैं संसद है वो, उसका निर्माण है वो करवाया था। इसी तरह से उसके लिए गणतंत्र शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इस साम्राज्य में गणतंत्र यानी रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट अर्थात जो जनता के निर्वाचित निकाय थे उसके अंदर निहित थी। सेनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था, अर्थात इसमें अभिजात या कुलीन वर्ग के लोग ही आ सकते थे। व्यवहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलता था और गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला। लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टोवियन ने उसका तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली और ऑगस्टस नाम से रोम का सम्राट है वो बन बैठा। इस तरह उसने सत्ता हाथ में ली थी और सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा है वो महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो इस तरह से सेनेट व्यवस्था रोम साम्राज्य में शुरू से ही देखने को मिलती थी और सेनेट यानी जो एक गणतंत्री व्यवस्था थी जिसमें अभिजात वर्ग के लोगों को है वो उसमें उच्च पदाधिकारी दिए जाते थे। रोम के धनी परिवार के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलता था। लेकिन आगे चलकर इसमें इतालवी यानी इटली मूल के जमींदारों को भी शामिल कर दिया गया था। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लातिनी में ज़्यादातर लिखी मिलती हैं इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी और इन पुस्तकों से ये बात स्पष्ट होती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति कैसा व्यवहार है वो करते। तो इस तरह से ये व्यवस्था आरंभिक काल में रोम में चली आ रही थी। धन्यवाद।